आरबीआई आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जिसके तहत आरबीआई एट 90 का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई में आयोजित होने जा रहे इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और आरबीआई एट 90 कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्णराव कराड और पंकज चौधरी भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वहीं इस अवसर पर रिजर्व बैंक एक स्मारक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। पीएम मोदी इस दौरान 90 रुपये का सिक्का भी जारी करेंगे। इस मौके पर जारी किए जाने वाले सिक्के को कोलकाता टेक्सटाइल में बनाया गया है। इस 90 रुपये के सिक्के का वजन 40 ग्राम होगा। इससे पहले भी 1985 में रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती पर और 2010 में रिजर्व बैंक की प्लेटिनम जुबली पर स्मारक सिक्के जारी हो चुके हैं। इस 90 रुपये के सिक्के का अनावरण होने के बाद इस सिक्के का अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर इसे बिक्री किया जाएगा। तो आज आरबीआई का स्थापना दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नोट एड्रेस दे रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक स्पेशल एड्रेस दे रहे हैं और बहुत सारे डिग्निटरीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो मुंबई में हो रहा है और ये जो 98th ईयर है, यानी कि 2000 फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2024-25, इसमें हम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया है और जिसमें कि मेन है 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम अरेंज कर रहे हैं। देश भर बहुत जगह में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस सब चीजों में बहुत हम कैंपेन वगैरह करेंगे। स्टेट हेडक्वार्टर्स और छोटे छोटे टाउन्स में भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जानकारी दे रहे थे कि आरबीआई एट 90 में किस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित होने जा रहे हैं। और इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे कराने हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जी जुड़े हैं, प्रख्यात अर्थशास्त्री और सीईओ हैं ईग्रो के, और साथ ही मोहन वी टकसाली जी जुड़े हैं, जो कि पूर्व सीएमडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पूर्व मुख्य कार्यकारी इंडियन बैंक एसोसिएशन से हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले यहाँ आपके पास आना चाहूँगा डॉक्टर चरण सिंह, जिस तरीके से एक अलग ही लेगेसी है अगर जब हम आरबीआई की बात करते हैं, और क्योंकि आज स्थापना दिवस वो मना रहा है, 1935 से शुरुआत हुई, जिन उद्देश्यों को लेकर हम चले थे उसमें कई नीतिगत बदलाव लगातार होते देखे गए। किस तरीके से आप देखते हैं आरबीआई को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही आला इंस्टीट्यूशन है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें नौकरी कर चुका हूँ 1984 से लेके 2012 तक। तो अंदर और बाहर दोनों जगह से उस संस्था को देखा है जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश की एक प्राइड है। इसके अंदर जो हमारी नीतियां हैं, खास करके जो प्राइस स्टेबिलिटी है और उसके साथ जो आजकल हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये रिजर्व बैंक ने अपने आप में ही बहुत पहले से शुरू कर दी थी, जब दुनिया भर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात भी नहीं हो रही थी। और जब एशियन क्राइसिस हुआ था, इन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया था। तो रिजर्व बैंक की खासियत ये है, जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, जैसे जैसे देश की नीतियां बदल रही थी, इन्होंने वो सारी उनको अडॉप्ट किया और इतने क्षमता से अडॉप्ट किया कि दुनिया भर में एक मिसाल बन गए। आपको हैरानी होगी कि 2009-10 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अफसर फेड रिजर्व में जाके उनको बता रहे थे कि रेगुलेशन कैसे करना और सुपरविजन कैसे करना। रेगुलेशन और सुपरविजन रिजर्व बैंक के 2 अहम रोल हैं। प्राइस स्टेबिलिटी उनका इकोनॉमिक रोल है। इकोनॉमिक एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं, वो उनका दूसरा रोल है। जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बना था, उसमें भी रिजर्व बैंक ने काफी योगदान दिया था। तो जितने कार्यक्रम एक सेंट्रल बैंक करता है दुनिया भर में, उन सब में अगर आप देखें कि इमर्जिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के होने के नाते रिजर्व बैंक ने उसमें एक आला रोल प्ले किया है, जो दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। तो मैं तो बहुत संतुष्ट में तरीके से रिजर्व बैंक का रोल पिछले 90 साल में देखता हूँ। जी बिल्कुल। साथ ही मोहन जी, आपसे भी आपका जो अनुभव है उसको जानते हुए और समझना चाहेंगे किस तरीके से जो आरबीआई की कार्यशैली रही है, और जैसा अभी चरण सिंह जी बता रहे थे कि जिस तरीके के सुधार की लगातार उम्मीदें की जाती थी, वो सुधार होते गए और उसके बाद पूरे विश्व में हम देखते हैं कि एक अलग मुकाम पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, वो नजर आता है आज। सबसे पहले तो मैं भारतीय रिजर्व बैंक को बधाई देना चाहूँगा। आज 90 साल का स्थापना दिवस है
और एक बैंकर के नाते 50 सालों से मैं बैंक इंडस्ट्री में हूँ, और मैं आपको कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग को प्रोटेक्शन मिलता है, जिस तरीके से हम लोग को दिशा मिलती है, वो एक बहुत महत्व रखती है। और रिजर्व बैंक की हमेशा से एक ये प्रैक्टिस रही है कि वो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कंसल्टेटिव तरीके से जो है वो आगे बढ़ाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब बैंक, CMD सेंट्रल बैंक, कितनी मीटिंग्स हम लोगों ने अटेंड की हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो उसके बाद मैं एज IBA चीफ एग्जीक्यूटिव, तो जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई चीज लाना चाहता है बैंकिंग इंडस्ट्री के फेवर में, वो पहले बैंकिंग इंडस्ट्री को निवेदन करता है कि आप इसको एग्जामिन कीजिए और आप सलाह दीजिए। तो जिस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑल थ्रू दिखाई है टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो स्टेबल रहे और स्थिर रहे, इसके साथ मैं सबसे ज्यादा जो तारीफ करना चाहूंगा फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जो इन्होंने शुरुआत 2005 या 6 साल में की थी, उसका आज परिणाम है कि आज हम लोग कह सकते कि भारत जो है वो वाकई में फाइनेंशियली इंक्लूसिव है। और सोने में सुहागा 2014 में भारतीय जो हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना, पेंशन योजना, बीमा योजना, और उस वक्त मैं इंडियन बैंक एसोसिएशन का चीफ एग्जीक्यूटिव था, और मुझे बहुत गर्व है कि हमें इतना सपोर्ट और इतना गाइडेंस मिला है। और उसी दरमियान जो है मैं इत्तेफाक से 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट कमेटी जो पद्मनाभन साहब के अंडर में थी उसका भी मेंबर था, जिसमें से NPCI पैदा हुआ, और बाद में 2015-16 में UPI। इस सारी जर्नी में मैं रिजर्व बैंक के साथ रहा हूँ। बिल्कुल, कई उपलब्धियां ये रही हैं। नमन है इन उपलब्धियों के लिए, छत नमन है जी। बिल्कुल। और साथ ही एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं कि जब मैं एज अ CMD सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विदेश में जाता था तो मुझे ये बताना पड़ता था कि मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिजर्व बैंक का CMD नहीं हूँ, मैं कमर्शियल बैंक का CMD हूँ। जी, शुक्रिया। तो देखिए, लगातार हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं, और यहाँ मोहन जी भी बता रहे थे किस तरीके से उनका अनुभव रहा है। और साथ ही साथ चरण सिंह जी, अगर देखा जाए, क्योंकि अभी तक जो आम जन है वो ये जानता है कि चाहे 1 रुपये का सिक्का जारी करना हो या कोई नोट जारी करना हो तो ये काम RBI करता है। लेकिन पिछले 1 दशक में, जैसे कि अभी मोहन जी ने भी जिक्र किया, कि जिस तरह की जो उपलब्धियाँ रही हैं, फिर चाहे UPI की हम बात करें या किस तरीके से और जो नीतिगत फैसले लगातार लिए गए वो काफ़ी अहम रहे हैं। और उसी के बलबूते, क्योंकि कोशिश और उद्देश्य शायद यही है कि कैसे देश में जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो सके, और उसके साथ साथ स्थिरता जो है उस पर पूरा फोकस रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके देश की गति आगे बढ़ रही है उसमें रिजर्व बैंक का रोल एक ऑक्सीजन की तरह होता है, क्योंकि मनी, पैसा और ये मुद्रास्फीति, ये हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो रिजर्व बैंक ने इतना अहम रोल उसमें प्ले किया है कि एक तो इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखा, और आप ठीक कह रहे हैं, पिछले 10 वर्ष में दुनिया में बहुत कुछ हो गया। कोविड हो गया, उसके बाद रशिया यूक्रेन लड़ाई लगी, उसके बाद मिडिल ईस्ट में लड़ाई लगी, पूरे दुनिया में प्राइसेस, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, पर हमारे देश में उस पर पूरा कंट्रोल रहा है। आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगा, देखिए दुनिया भर में जो रिजर्व बैंक की लोहा है लोग मानते हैं, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एक बहुत बड़ा मूल नीति थी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हम लोगों ने उसको टैकल किया था। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी, दुनिया भर में कहा जा रहा था कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जरूरी है। रिजर्व बैंक ने पोजीशन ली कि जो इमर्जिंग कंट्रीज होती हैं, जो हमारे जैसे देश है, उनमें ये लागू नहीं हो सकता है। आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है। जहां पे इन्फ्लेशन पे हम लोगों ने दुनिया को एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया, रेगुलेशन एंड सुपरविजन अभी अभी आपने मोहन जी से सुना, उसमें भी आप देखिए जहां दुनिया भर में बैंक कोलैप्स कर रहे थे, हमारे यहाँ वो नहीं हुआ। हाल ही में आपने देखा होगा सिलिकॉन वैली बैंक का जो हाल हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ। तो जो कार्य रिजर्व बैंक को सौंपेगे, इन्फ्लेशन हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, या नीति कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जैसी बात हो, उन सब में
रिजर्व बैंक ने एक अहम रोल दुनिया भर में प्ले किया, एग्जाम्पल सेट किया। जी बिल्कुल, और खासतौर से मोहन जी, क्योंकि जब हम अलग अलग बैंक्स की जब बात करते हैं, जिस तरीके से बैंक की स्थिरता देने की बात हो या उनको मजबूती प्रदान करने की बात हो, उस दिशा में जिस तरीके से काम किए, और इस बार के हमने देखा भी था जो आरबीआई की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई थी बैंकों की हालिया स्थिति को लेकर, उसमें भी किस तरीके से जो बैंक की स्थितियां हैं उसमें सुधार हुआ है, और यही सुधार जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने अब उभर कर सामने आ रहा है और मजबूती प्रदान कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पीछे जाएं तो हमारी जो 1991 की जो क्राइसिस हुई थी, जिस क्राइसिस में हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था जी, उस क्राइसिस से उभर के आज जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडेंस में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो विभिन्न जो रिजर्व बैंक के गाइडेंस में इनिशिएटिव लिए गए, उसका फायदा ये हुआ कि जब 2008 में ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ तो हमारी इकोनॉमी काफी रेजिलिएंट थी, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री काफी रेजिलिएंट थी जी, नो डाउट। इन्हीं वजह से 2012-13 में जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी बढ़ गए थे, बट उन्हीं को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद से संभाला गया, आईबीसी कोड लाया गया, रीशेड्यूलिंग के कोड लाए गए, और आज पुनः पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है बहुत सुदृढ़ स्थिति में आ गई है। इसका हमें गर्व है कि हमें ये गाइडेंस और ये हैंड होल्डिंग रिजर्व बैंक से उपलब्ध है। जी बिल्कुल, और चरण सिंह जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से आज, क्योंकि आज स्थापना दिवस है, 90वें साल में अब प्रवेश कर रहा है आरबीआई, और हमने देखा गोल्डन जुबली की बात की जाए, प्लेटिनम जुबली की बात की जाए, तो एक लगातार, क्योंकि सरकार के साथ कार्य करना, उसके साथ साथ जो सरकार की और भी कार्यक्रम रहते हैं, ऋण कार्यक्रम है, उनका पूरी तरीके से सही कार्यान्वयन करना, ये तमाम जो जिम्मेदारियां आरबीआई की रहती हैं उनको बखूबी निभाया गया। और आने वाले वक्त को अगर देखा जाए तो किस तरह के और बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? यूपीआई का जो अभी अभी वर्णन हुआ वो मेरा ख्याल दुनिया भर में हमारा लोहा साबित हो गया है। तो पेमेंट सिस्टम में तो हम लोग आगे चल ही रहे हैं और मुझे लगता है आगे बढ़ते ही रहेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसी पे बहुत जोर था, रिजर्व बैंक ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सुलझा दिया और कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हम लोग अडॉप्ट करेंगे। तो सीबीडीसी का आपने देखा है पायलट चल रहे हैं और एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उसमें अगेन टेक्नोलॉजी और मनी दोनों को रिजर्व बैंक ने मिलाकर आगे बहुत अच्छे तरीके से उसको लेके गए। दुनिया भर में फिर हम अपना एग्जाम्पल सेट करेंगे। जहां तक रेगुलेशन और सुपरविजन का सवाल है, अभी अभी मोहन जी बता रहे थे कि हम लोगों ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को किस तरीके संभाला। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो सीधा निगरानी के नीचे आते हैं रिजर्व बैंक के और सरकार उनका ओनर है, उसमें आप अगर ध्यान से उनके आंकड़े देखेंगे, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बैंक बनाते हैं, इसके बावजूद जो परफॉर्मेंस देते हैं वो प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक से किसी भी तरीके से कम नहीं है। मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने जो एक स्केलेटल पूरे देश में बिछा रखा है, गांव गांव में बिछा रखा है, वो और मजबूत होने वाला है। उसमें क्या हम लोग जो ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस हैं उसमें नीति कुछ बदलेगी? मुझे लगता है हाँ बदलेगी। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो बहुत सक्सेसफुल रही, जो रिजर्व बैंक ने शुरू किए थे 2003-4 में, उनका रोल भी अहम हो जाएगा। जो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम शुरू हुआ, जैम ट्रिनिटी बनी, मुझे लगता है वो भी आगे बढ़ेगी। इंटरनेट बैंकिंग एक जोर से आगे बढ़ेगी। तो जो जिस जगह पर हम अभी खड़े हैं, जहां देश की जरूरत टेक्नोलॉजी की रही है, उसमें दुनिया भर में मुझे लग रहा है कि रिजर्व बैंक अपना रोल रेगुलेशन, सुपरविजन, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको आगे बढ़ाएगा। और नया जो कदम उठा रहे हैं सीबीडीसी, वो एकदम नया कदम है। दुनिया में सब देश उसको ना सिर्फ नए कदम बल्कि नई उपलब्धियां जो हैं वो आरबीआई के साथ जुड़ती जाएंगी। फिलहाल चरण सिंह जी और मोहन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर।